एसपीटी साइंस का सीरीज चल रहा है। इसमें क्लास नंबर आज 22 होगा। इससे पहले हम लोग 21 क्लास करा चुके हैं, जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें आगे हम लोग चलते हैं। प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा के दोनों कुंडली के प्रतिरोध को किस प्रकार संबंध होता है। प्रेरित ईएमएफ कुंडली के प्रतिरोध से मुक्त होता है, जबकि प्रेरित धारा कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा ये दोनों कुंडली के प्रतिरोध से किस प्रकार संबंधित है। प्रेरित ईएमएफ कुंडली के प्रतिरोध से मुक्त होता है, जबकि प्रेरित धारा कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखा की दिशा होती है, दक्षिण से उत्तर होता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखा की दिशा होती है, दक्षिण से उत्तर होती है। पौधा अपना एक्स्ट्रा पानी किस रूप में उत्सर्जित करता है, वाष्पोत्सर्जन में। पौधा अपना एक्स्ट्रा पानी किस रूप में उत्सर्जित करता है, वाष्पोत्सर्जन में करता है। मेंडलीफ के वर्गीकरण के समय कौन सा समूह मौजूद नहीं था और उनका खोज के बाद में हुआ अक्रिय गैस का। मेंडलीफ के वर्गीकरण के समय कौन सा समूह मौजूद नहीं था और उनका खोज बाद में हुआ था, अक्रिय गैस का खोज बाद में हुआ था। उसके बाद देखेंगे तारे किस प्रकाशीय घटना के कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। तारे किस प्रकाशीय घटना के कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। सरीसृप में अंड का निर्माण बाहर से क्यों होता है। अधिकांश सरीसृप यौन प्रजनन करते हैं और उनमें आंतरिक निषेचन होता है। सरीसृप में अंड का निर्माण बाहर क्यों होता है। अधिकांश सरीसृप यौन प्रजनन करते हैं और उनके आंतरिक निषेचन होते हैं। उसके बाद देखेंगे सोलेनॉइड परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान अक्ष के समानांतर होता है। जो आपका सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान एवं अक्ष के समांतर होता है। मशरूम किस प्रकार का कवक है, मृतजीवी है। मशरूम किस प्रकार का कवक होता है, मृतजीवी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हेमीहाइड्रेट है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह जल के अणु को अवशोषित कर लेता है, तो जिप्सम नाम का एक कठोर पदार्थ बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह जल के अणु को अवशोषित कर लेता है, तो जिप्सम नामक एक कठोर पदार्थ बनाता है। उसके बाद आगे देखेंगे यदि फोकस दूरी दोगुना कर दी जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, दोगुनी होगी। यदि फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, दोगुनी होगा। फलों में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन पाया जाता है, आपको पाया जाता है साइटोकिनिन पाया जाता है। फलों में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन पाया जाता है, साइटोकिनिन पाया जाता है। वायुमंडल में धूल कण होते हुए भी हेडलाइट चालू करने पर किस प्रकार के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव के कारण। वायुमंडल में धूल कण होते हुए भी हमें हेडलाइट चालू करने पर प्रकाश का प्रभाव के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव के कारण। आपका हेडलाइट हो जाएगा। परपोषी स्तर कौन सा, टागर, शैवाल, नीम, पेड़, घास होता है, ये आपका टाइगर हो जाएगा। परपोषी स्तर में कौन सा है, टागर, ये टाइगर होगा। टागर नहीं, टागर, शैवाल, नीम, पेड़, घास होगा, टाइगर होगा। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, O2 बनती है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, O2 बनती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या विशेषता होता है, सिंगल बंधन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता होता है, सिंगल बंध होता है। उसके बाद आगे देखेंगे आंख का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन रजकता के कारण होता है। आंख का रंग किसके कारण होता है, मेलेनिन रजकता के कारण होता है। श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जन की क्रिया से फुसफुस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिकुड़ते हैं। श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जन की क्रिया से फुसफुस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिकुड़ते हैं। एक बल्ब शक्ति 500 वाट एवं वोल्टेज 250 वोल्ट हो तो धारा का मान होगा 2 एम्पियर होगा। एक बल्ब की शक्ति 500 वाट एवं वोल्टेज 250 वोल्ट हो तो धारा का मान बताइए, ये आपका 2 एम्पियर होगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नाइक्रोम के तार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तार का प्रतिरोधकता एवं गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम के तार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तार के प्रतिरोधकता एवं गलनांक उच्च होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे परिनालिका में किस धातु के विद्युत चुंबक में बदल जाता है, नरम लोहा में। परिनालिका में किस धातु को विद्युत चुंबक में बदल जाता है, नरम लोहा में। निम्न में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है, NaCl, CaCl2, CO2, CaO, इसमें CO2 नहीं है। निम्न में किसमें आयनिक बंधन नहीं है, NaCl, CaCl2, CO2, CaO, CO2 नहीं है। हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ उच्च बंध बनाता है, ऑक्सीजन के। हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ उच्च बंध बनाता है, ये आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। ग्लूकोज या ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से उत्पाद होता है, एथेनॉल होता है। ग्लूकोज या ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से उत्पाद होता है, आपका एथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक होता है एटीपी। कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक जो होता है एटीपी होता है। किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? क्षार में होता है। किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? क्षार में होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक इसमें से किस पर लागू होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरक इसमें से किस पर लागू होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा पर। कार्बन का गुण कौन सा है? अपरूपण है। कार्बन का गुण कौन सा है? अपरूपण हो जाएगा। कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप जो होगा वो आपका हीरा हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। प्रकाश की किस घटना के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश की किस घटना के कारण टिंडल प्रभाव दिखाई देता है? आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। कार्बन आसानी से यौगिक बना देता है सहसंयोजिक बंधन में। कार्बन आसानी से यौगिक क्यों बना देता है? सहसंयोजन बंधन में बना देता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किस समूह के तत्व को बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के। किस समूह के तत्वों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के। आवर्त सारणी में समूह ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों को ऊर्जा या उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार बढ़ता है, प्रभाव नाभिकीय आवेश घटता है। आवर्त सारणी में समूह को ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का ऊर्जा या उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है? O2 छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है? O2 छोड़ता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे चींटी को काटने पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। चींटी के काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। उत्तल दर्पण को फोकस बिंदु कहाँ पर होता है? दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ पर होता है? दर्पण के पीछे होता है। किसी प्रिज्म को प्रकाश को टकराने पर अपवर्तन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। किसी प्रिज्म में प्रकाश को टकराने पर अपवर्तन कितना बार होता है? ये आपका 2 बार हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शरीर में ऐंठन किसके कारण होता है? अवायवीय शोषण O2 की कमी से लैक्टिक अम्ल बनने से होता है। शरीर में ऐंठन किसके कारण होता है? अवायवीय शोषण O2 की कमी से लैक्टिक अम्ल बनने से होता है। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? आपका तोड़ता है एमाइलिस का तोड़ता है। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? आपका एमाइलिस तोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की किरणें तथा क्लोरोफिल होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की किरणें तथा क्लोरोफिल होगा। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। HIV एड्स किसकी प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को। HIV एड्स किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है? CU, AG, AU और HG है। HG नहीं है। आवर्त सारणी के ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है? CU, AG, AU और HG नहीं है। कौन सा एल्कीन है? C10GH20 हो जाएगा। कौन सा एल्कीन है? C10GH20 हो जाएगा। वृक्क की सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? वसा ऊतक। एडिपोज टिश्यू करता है। वृक्क की सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू करता है। हम वायु किसके द्वारा लेते हैं? नाक और मुंह के द्वारा। हम वायु किसके द्वारा लेते हैं? नाक और मुंह के द्वारा। उसके बाद देखेंगे ओजोन परत क्षरण होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्किन कैंसर हो जाएगा। ओजोन परत क्षरण होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्किन कैंसर होगा। मेंडलीफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? 1872 में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? 1872 में। कौन सा ब्लड सेल रंगहीन होता है? WBC होता है। कौन सा ब्लड सेल रंगहीन होता है? WBC होता है। CO2 को प्रदूषण रूप में क्यों जाना जाता है? ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ये जाना जाता है
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वातावरण इसकी अत्यधिक मात्रा में परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होता है। CO2 को प्रदूषण के रूप में क्यों जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और वातावरण में इसकी अत्यधिक मात्रा में परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होता है। यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति होता है, कंडोम होता है। यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति जो होता है कंडोम होता है। अवतल दर्पण जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। जब हम लोग अवतल दर्पण जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनाएगा, समान साइज का बनेगा। जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पाद हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस एवं पंप ध्वनि के साथ जलती है। जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पाद हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस एक पॉप ध्वनि के रूप में पॉप ध्वनि के साथ जलती है। उसके बाद देखेंगे स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करता है? स्टार्च के रूप में। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करता है? स्टार्च के रूप में। श्वसन में पाइरूवेट के वियोजन में CO2 को कितने अणु बनते हैं? 6 बनते हैं। श्वसन के पाइरूवेट के वियोजन में CO2 के कितने अणु बनते हैं? 6 बनते हैं। एड्स के रोग से क्या प्रभावित होता है? इम्यूनो सिस्टम होता है। एड्स रोग से क्या प्रभावित होता है? इम्यूनो सिस्टम होता है। लैक्टिक अम्ल कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। लैक्टिक अम्ल में कार्बन कितने होते हैं? आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन N2 में कितने बंध होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन N2 में कितने बंध होते हैं? 3 होते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे CuMgZnPb में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? Mg हो जाएगा। CuMgZnPb में सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? Mg हो जाएगा। विद्युत मोटर कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का होता है। कौन सा दर्पण वस्तु को एक बिंदु पर फोकसित करता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण वस्तु को एक बिंदु पर फोकसित करता है? आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पानी के बर्तन में पेंसिल रखने पर कैसा दिखाई देता है? मुड़ी हुई दिखाई देता है। पानी के बर्तन में पेंसिल रखने पर कैसी दिखाई देता है? मुड़ी हुई दिखाई देता है। किस तत्व के 3 कोष और 2 संयोजकता होता है? Mg के। किस तत्व के 3 कोष और 2 संयोजकता होता है? Mg के। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग होता है खिलौना बनाने एवं हड्डियों को जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है खिलौना बनाने और हड्डियों को जोड़ने में होता है। श्वेत एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? AGBR का। श्वेत एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? AGBR का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे न्यूलन अष्टक नियम का अंतिम तत्व था थोरियम। न्यूलन के अष्टक नियम का अंतिम तत्व था थोरियम था। जल के शुद्धिकरण के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। जल के शुद्धिकरण के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। प्रतिरोध के समान रखते हुए यदि धारा को 3 गुना कर दिया जाए और विभवांतर के 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध के समान रखते हुए यदि धारा को 3 गुना कर दिया जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति कितना होगा? 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इसका निर्माण होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का होता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का होता है। जनन गुणसूत्र क्या कहलाता है? ये आपका ऑल्सोसम कहलाता है। जनन गुणसूत्र क्या कहलाता है? ऑल्सोसम कहलाता है। खाने की शीघ्रता को पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा। खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा। द्विकक्षीय हृदय किसका होता है? मछली का होता है। द्विकक्षीय हृदय किसका होता है? मछली का होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे हर्पिस रोग किसके कारण होता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। हर्पिस रोग किसके कारण होता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। जब प्रकाश किरण सरल से विकिरण माध्यम में प्रवेश करता है तो किस ओर झुकता है? अविलंब से दूर होता है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किस ओर झुकता है? अविलंब से दूर होता है। CaSO4 + ½ जल मिलाने पर क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। CaSO4 × ½ में जल मिलाने पर क्या बनेगा? ये आपका जिप्सम बन जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 2 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा है? इथेनॉल, पाइरुविक अम्ल, ग्लूकोज होता है। आपका इथेनॉल होगा। 2 कार्बनिक युक्त यौगिक कौन सा होगा? इथेनॉल, पाइरुविक अम्ल और ग्लूकोज होगा। इथेनॉल होगा। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है, क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है, क्षारीय होती है। अभिक्रिया के अवक्षेप में पदार्थ की प्रकृति होता है ठोस में। अभिक्रिया के अवक्षेप में पदार्थ की प्रकृति होता है, ये आपका ठोस में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विद्युत ऊर्जा को तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली
ओभम जनरेटर बल्ब जनरेटर नहीं है। विद्युत ऊर्जा को तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली ओभम जनरेटर बल्ब जनरेटर नहीं है। नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनी होती है? कोल तार से। नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनी होती है? कोल तार से बनी होती है। एक अंतरिक्ष यात्री के पृथ्वी काली क्यों दिखाई पड़ती है? वायुमंडल नहीं होने से प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की काली होने पर दिखाई देती है। वायुमंडल नहीं होने से प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। चुंबक और कुंडली के मध्य किस एंगल पर न्यूनतम धारा प्रेरित होता है? 0 डिग्री पर। चुंबक और कुंडली के मध्य किस एंगल पर न्यूनतम धारा प्रेरित होता है? 0 डिग्री पर। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उसके बीच बने कोण क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण से पीछे की ओर बढ़ने पर उसके बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ठोस अवस्था में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? लेड ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ठोस अवस्था में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? लेड ऑक्साइड। अवतल दर्पण को किस बिंदु से गुजारने वाली प्रकाश किरण उसकी पथ को परिवर्तित हो जाती है? सी वक्रता केंद्र से। अवतल दर्पण को किस बिंदु से गुजारने वाली प्रकाश किरण उसकी पथ परिवर्तित हो जाती है? सी वक्रता केंद्र के। छोटी आंत के भीतर दीवारों को उंगलियां समान प्रक्षेपण क्या कहलाते हैं? विली कहलाते हैं। छोटी आंत के भीतरी दीवारों की उंगलियां समान प्रक्षेपण को क्या कहलाती है? विली कहलाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। उत्तल लेंस में कहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनता है? 2f1 पर। उत्तल लेंस में कहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनता है? 2f1 पर। आवर्त सारणी में 14वां ग्रुप का उपधातु कौन सा होगा? सिलिकॉन होगा। आवर्त सारणी में 14वां ग्रुप का उपधातु कौन सा होगा? सिलिकॉन होगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम के। वस्तु को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर बनेगा? फोकस पर। वस्तु को कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर बनेगा? फोकस पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उसके बाद देखेंगे। वसा का पायसीन कहाँ पर होता है? अमाशय यकृत छोटी आंत अग्नाशय में। छोटी आंत में होता है। वसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है? अमाशय यकृत छोटी आंत तथा अग्नाशय में छोटी आंत में होता है। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? P=VI। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? P=VI। सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है? ये आपका 7 रंगों में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी? 1869 ईस्वी में। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब प्रकाशित की थी? 1869 ईस्वी में। हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है और पोषी स्तर के साथ बढ़ते चले जाने क्या कहलाता है? ये आपको कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन कहलाता है। हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है और पोषी स्तर के साथ बढ़ने चले जाने पर क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? निगेटिव होती है। गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई किसके बीच होती है? दर्पण और ध्रुव एवं फोकस बिंदु के बीच की दूरी होते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई किसके बीच होती है? दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी की होती है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। विश्राम अवस्था में 1 मिनट में मानव की श्वसन दर कितना होती है? 12 से 15 श्वसन होता है। विश्राम अवस्था में 1 मिनट में मानव की श्वसन दर कितना होता है? 12 से 15 श्वसन होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी धनात्मक होगी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन से ध्रुव से निकलती है? उत्तरी से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी ध्रुव से निकलती है? उत्तरी से। कॉपर सल्फेट विलयन में एल्युमिनियम के कण मिलाने से कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में एल्युमिनियम के कण मिलाने पर कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा होगा? ये आपका एम्फीबियन होगा। इसमें देखेंगे हम लोग। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा होगा? एम्फीबियन होगा। डबल बंध वाले यौगिक होता है असंतृप्त होता है। डबल बंध वाला यौगिक जो होता है असंतृप्त होता है। KNaCl Li अधातु कौन सा होगा? ये आपका Cl होगा।
KNaCl का अधातु कौन सा होगा? आपका Cl होगा। निम्न में से किसका प्रतिरोध उच्च होता है? नाइक्रोम, चांदी, कॉपर का? नाइक्रोम का होगा। निम्न में किसका प्रतिरोध उच्च होता है? नाइक्रोम, चांदी, कॉपर का? नाइक्रोम का हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन डॉट डॉट में होता है, छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन डॉट डॉट में होता है, छोटी आंत में होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा होगा? पपीता और तरबूजा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा होगा? पपीता और तरबूजा होगा। चार संयोजकता वाला तत्व कौन सा होगा? कार्बन होगा। चार संयोजकता वाला तत्व कौन सा होगा? कार्बन होगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या प्रभाव पड़ता है? आपका घटता है। उसके बाद देखेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है कहलाता है जैव मंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवनदायी जिसमें के अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है कहलाता है जैव मंडल कहलाता है। CaOH2 को हवा में खुला छोड़ देने पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में बदल जाएगा। CaOH2 को हवा में खुला छोड़ देने पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में बदल जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस में वस्तु को C पर रखे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल लेंस में वस्तु को C से परे रखे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? स्मॉल स्टीलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। SSLV का पूर्ण रूप क्या होगा? स्मॉल स्टीलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, अगर एक ग्रुप में सभी तत्वों को संयोजित इलेक्ट्रॉन समान है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। यह हाँ सही है। अगर एक ग्रुप में सभी तत्वों को संयोजित इलेक्ट्रॉन समान है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। ये सही होगा। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या 120/80 mmHg होता है। फूल के नर प्रजनन अंग का भाग नहीं है, वर्तिका। फूल के नर प्रजनन अंग का भाग नहीं होता है या वर्तिका नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे, इंद्रधनुष में कौन सा प्रकाशीय घटना नहीं होता है? विवर्तन नहीं होता है। इंद्रधनुष में कौन सी प्रकाशीय घटना नहीं होता है? विवर्तन नहीं होता है। 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? 6 होते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? 6 होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? पैरामीशियम होता है। एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? पैरामीशियम हो जाएगा। आवर्त सारणी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये आपका कहता है डोब्रेनर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनर ने किया था। उसके बाद देखेंगे, तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये आपका डोब्रेनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? डोब्रेनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम का जो प्रतिपादन किया था वो आपका न्यूलन ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ये आपका मेंडलीफ ने किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका यह मोसले ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? मोसले ने किया है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आपका था परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? यह आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगा? तो आपका 18 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों पीरियड की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों पीरियड की कुल संख्या कितना है? ये आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो ये आपका तत्वों को जो व्यवस्थित किया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या में व्यवस्थित किया था। उसके बाद देखेंगे, किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? यह आपका कहा जाता है
14 के किस वर्ग तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? 14 वर्ग के कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों का नाम से जाने जाते हैं। जो शून्य समूह में तत्व रखे गए हैं वो आपको किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम लोग देखेंगे। ये आपका निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? तो ओस्मियम होगा। सबसे भारी धातु कौन सा होगा? ये आपका ओस्मियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु है वो आपका लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु है वो आपका लिथियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होगा? ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो ये आपका स्थान दिया गया दाईं ओर से। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाहिने ओर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डॉट डॉट होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अधातु होगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डॉट डॉट होते हैं अधातु होते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है? तो ये आपका हो जाएगा 6a का। किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्च होता है? ये आपका हो जाएगा नहीं 6a नहीं होगा, ये आपका 4a हो जाएगा। 4a का होगा। उसके बाद देखेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या परिवर्तित होता है? तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या परिवर्तित होता है? या बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? तो ये आपका होता है, ये आपका 7a का होता है। किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? ये आपका 7a का होता है। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आपका बांटा गया है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये 4 ब्लॉक में बांटा गया हुआ है आवर्त सारणी को। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो यह आपका करता है एस ब्लॉक करता है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? एस ब्लॉक करता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो ये आपका मुद्रा धातु जो होगा ये आपका बी वर्ग के। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? बी वर्ग के कहते हैं। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीफ का जो संबंध वो आपका देश हो जाएगा रूस से है। मेंडलीफ का संबंध किस देश से? आपका रूस का। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो ये आपका हो जाएगा आपका एक समूह में फर्स्ट समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह केवल 7 है? फर्स्ट समूह में। किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो अयस्क बनाने वाले तत्व वो आपका 6a को कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? आपका 6a को कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 6a को कहते हैं। किस वर्ग के तत्व को संयोजकता 2 होती है? तो ये आपका संयोजकता 2 होगा। ये आपका सेकेंड ए का हो जाएगा। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? सेकेंड ए का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो जो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है? तो ये आपका होता है एल्युमिनियम होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है, ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है। प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य होता है? तो ये आपका होता है निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य जो होता है ये आपका निष्क्रिय गैस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? तो ये आपका एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? ये आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में क्या कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को कहा जाता है हैलोजन वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होगा? ये आपका यूरेनियम होगा। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपका होता है पारा होता है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन होगा। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हो जाएगा? ये आपका 32 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है 18 समूह को। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? ये आपका 18वां समूह को कहा जाता है। सोडियम धातु रखा जाता है, तो सोडियम धातु जो आपका रखा जाता है ये आपका किरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु रखा जाता है किरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद देखिए, चाकू को काटा जा सकने वाला धातु कौन सा होता है? तो ये आपका होता है, ये लिथियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, उपयुक्त तीनों होगा। चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा होगा? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है आयोडीन में, नमक में। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन में पाई जाती है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो ये आपका होता है क्लोरीन का। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ये आपका क्लोरीन का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो यह आपका होता है अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय हो जाएगा। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के सामान्य गुणधर्म क्या होगा? अम्लीय और क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो न्यूलैंड के जो समय ज्ञात हुआ था उसमें तत्वों की संख्या ये आपका हो जाएगा, उस समय जो तत्व था 56 था। न्यूलैंड के समय जो तत्वों की संख्या थी तो आपका ये हो जाएगा 56 था। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों में क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज कतारों को कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीफ के समय जो ज्ञात था उस समय आपका 63 तत्व ज्ञात हो चुका था। 63 तत्व ज्ञात हो चुका था। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो हीलियम जो सदस्य है वो आपका एस ब्लॉक का है। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का सदस्य है। उसके बाद देखेंगे, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? तो ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य हो गया? ये आपका पी ब्लॉक का हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त से बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तित होगा? तो ये आपका हो जाएगा घटता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तित होगा? ये आपका घटेगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तित होगा? तो ये आपका बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तित होगा? ये आपका बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैस की संख्या 6 हो जाएगा। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? ये आपका 6 होगा। अक्रिय गैस की संयोजकता होती है तो ये आपका होता है 0 होता है। अक्रिय गैस की संयोजकता होती है ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है आर्गन का। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? ये आपका आर्गन का किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो ये आपका अलग करती है धातुओं को अधातुओं से करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं से अधातुओं को अलग करती है।
किसी एक वर्ग में सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो यह आपका हो जाएगा समान होगा। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, समान होगा। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होगा, ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होगा, यह आपका हो जाएगा आयोडीन होगा। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा होगा, आयोडीन होगा। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका रेडोन नहीं पाया जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडोन नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, तो ये आपका हो जाएगा आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, ये आपका आर्गन होगा। आर्गन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो किया था रैमजे ने किया था। आर्गन की खोज किसने किया था, रैमजे ने किया था। इसमें आगे हम लोग देखेंगे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जेनॉन हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा, ये आपका जेनॉन हो जाएगा। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है, ये आपका रेडोन का होता है। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है, ये आपका रेडोन का होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 40 होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, ये आपका 40 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। हीलियम के छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका 8 हो जाएगा। हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जो उन्होंने खोज किया था और कब से कब तक वो मतलब उनका जीवन काल रहा था। चलिए लोग इसमें हम लोग आगे देखते हैं। हेनरी बेक्युलर 1852 से 1908 में ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। हेनरी बेक्युलर 1852 से 1908 ईस्वी ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। उसके बाद नील बोर 1885 से 1962 ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्हें परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादन किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नील बोर होता है 1885 से 1962 तक वो रहे। 1885 में जन्म हुआ, 1962 में मर गए, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादन किया था। उन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद आगे देखेंगे हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन तत्व के रूप की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन के तत्व को रूप की खोज की थी। जेम्स चैडविक ये ब्रिटिश 1891 से 1914 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना की। विद्युत आवेश रहित परमाणु को कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक 1891 से 1974 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना की, विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कोपरनिकस 1473 से 1543 ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य चारों की ओर घूमती है। कोपरनिकस थे 1473 से 1543 ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य चारों ओर घूमती है। इसके बाद आगे होता है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 1867 से 1934 ये पोलैंड के वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण के लिए इन्होंने रेडियम की खोज की तथा इन्हें 2 बार 1903 में व 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मैडम मैरी क्यूरी 1867 से 1934 ये पोलैंड के वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण के लिए इन्हें रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार 1903 में 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जॉन डाल्टन 1776 से 1844 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन 1776 से 1844 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। उसके बाद देखेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन के नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था।
उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। इन्हें 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादित किया। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जिनके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 में ये यहूदी मूल के जर्मनी वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए। इन्हें 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव व्याख्या की जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्हें लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे गैलीलियो 1564 से 1642 में इटली वैज्ञानिक थे जिन्हें टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादन किया था। गैलीलियो जो थे 1564 से 1642 ईस्वी ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्हें टेलीस्कोप का निर्माण किया और कोपरनिकस की थ्योरी का भी समर्थन दिया था और गति के जड़त्व का भी प्रतिपादन किया था। ये आपका गैलीलियो हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विलियम हार्वे 1578 से 1657 ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्हें रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कायिकी एवं भूमिका का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। विलियम हार्वे 1578 से 1657 ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्हें रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कायिकी एवं भूमिकी की प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। एडवर्ड जेनर 1749 से 1823 ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेन 1749 से 1823 ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक की टीके की खोज की थी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जोसेफ लिस्टर 1827 से 1912 ये ब्रिटिश सर्जन थे। इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ लिस्टर 1827-1912 ये ब्रिटिश सर्जन थे। इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ क्रिस्टले 1733 से 1804 ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। जोसेफ क्रिस्टले 1733 से 1804 ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग WC रैंटजन 1845 से 1923 ये जर्मनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की। अतः एक्स किरणों के रैंटजन रेंज भी कहते हैं। WC रैंटजन 1845 से 1923 ये जर्मनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्स किरणों को रैंटजन रेंज भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक 1635 से 1703 इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थ की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक जो था 1635 से 1703 इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक कोशिकाओं को देखी और सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी गई। इन्होंने पदार्थ की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया था। उसके बाद देखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1771 से 1937 ये स्टॉकलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से 1937 एक स्टॉकलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु की नाभिक की खोज की थी। आर्यभट्ट 476 से 520 प्राचीन भारतीय के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिन्होंने रचना आर्यभट्ट कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट 476 से 520 ईस्वी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्ट कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद देखेंगे जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों को संवेदनशील पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने केस्कोरोग्राम नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937 प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पति के संवेदनशील पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
चंद्रशेखर बेकट रमन 1888 से 1970। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, जिनके महत्वपूर्ण देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मानित से भी विभूषित किया था। तो ये काफ़ी अच्छा खोज किए थे चंद्रशेखर वेंकटम रमन 1888 से 1970। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने द्वारा रमन प्रभावी 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, जिनके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बीरबल साहनी 1891 से 1949 प्रसिद्ध वनस्पति। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों को सजातीय और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया था। बीरबल साहनी 1891 से 1949 के प्रसिद्ध वनस्पति। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों के सजातीय और संरचना का निर्णायक खोज किया था। इसके बाद आगे देखेंगे मेघनाथ साहा 1893 से 1956 भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद की नियुक्ति हुई। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स के इन्होंने महत्वपूर्ण अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। मेघनाथ साहा 1893 से 1956 भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इन्हें महत्वपूर्ण अनुसंधान और उनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। उसके बाद आगे देखेंगे डॉक्टर सलीम अली 1897 से 1997 ये प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ। इन्हें भारत में बर्डमैन से भी कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण, 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सलीम अली 1897 से 1987 ये प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेष थे। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये भाभा का डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण प्रयोग में अधिवेशन में भी अध्यक्ष रहे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे जो जहांगीर भाभा थे। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 में भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा व शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च FIR के भी निर्देशक थे। उसके बाद आगे देखेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910 से 1995 भारत के मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। 1983 में इन्हें विलियम फाउल के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के चंद्रमा से 1.4 गुने द्रव्यमान के चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910 से 1995 भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक के तारों को संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउल के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान 1.4 गुने द्रव्यमान के चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हरगोविंद खुराना 1992 में इन्हें आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड को भी खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हरगोविंद खुराना 1992 में इन्हें आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण के अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिका सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थापक इसरो बेंगलोर में स्थित है। भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके
अथक प्रयास के आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्हें सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक बिस्ट टनल का भी निर्माण योगदान दिया गया। सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बेंगलोर में स्थित है के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इन्हें अथक प्रयास के आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल का भी निर्माण में योगदान दिया था। उसके बाद देखेंगे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई 1919 से 1971 सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संस्थापना के इनका अहम योगदान है। विक्रम साराभाई 1919 से 1971 सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान था। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये आपका हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो ये आपका किया था जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ये आपका जोसेफ लिस्टर ने किया था। उसके बाद आगे देखेंगे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका थे होमी जहांगीर भाभा थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E=mc² का जो प्रतिपादन किया था ये आपका किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका दिया था आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आपका बेंगलोर में स्थित है। चंद्रशेखर वेटकन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये आपका मिला था 1930 में। चंद्रशेखर वेटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने के द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था जगदीश चंद्र बोस ने किया था। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। इसके बाद देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ये आपका हो जाएगा मेघनाथ साहा का है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा का है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद देखेंगे किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये जो बताया था आपका आर्यभट्ट ने बताया था। ये जो बताया था ये आपका आर्यभट्ट ने बताया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो किया था अब जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया था जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। इसका देखें द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन का है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी? तो यह आपका किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था विलियम हॉर्वे ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने किया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे का जो खोज किया था आपका किया था WC रोंटगन ने किया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रोंटगन ने किया था। इसका गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका जो प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने किया था। गति के जड़त्व का नियम का किसने प्रतिपादित किया था? ये आपका गैलीलियो ने किया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
गति के नियम किसने दिया था? तो गति का नियम जो आपका दिया था न्यूटन ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है जो बर्ड्समैन, भारत का जो बर्ड्समैन कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने की थी। अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? जो आपका टेलीस्कोप है उसका निर्माण किया था, ये आपका हो जाएगा, ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये नहीं, टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का जो खोज किया था, गैलीलियो ने किया था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम का जो खोज किया था वो आपका सीडी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सीडी डुबे ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका दिया था डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका डार्विन ने दिया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज जो की थी आपका तुलासेने ने की थी। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तुलासेने ने की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का जो पता लगाया था ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद देखेंगे कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। उसके बाद देखेंगे गामा किरणें की खोज किसने की थी? तो गामा किरणें की जो आपका खोज किया था पॉल विलार्ड ने किया था। गामा किरणें की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये आपका किया था लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपका किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम के किसके द्वारा प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन के जो आपका खोज किया था सीले और प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? ये आपका न्यूटन हो जाएगा।